हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये वीडियो 15 अगस्त के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये क्लास आपको कल मिलेगी। हो सकता है कि आज भी मिल जाए, डिपेंड करता है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उसी में ये काम हो रहा है आपके लिए। तो आप लोग इस क्लास को देखेंगे और अपनी नोट्स बनाएंगे। आप लोगों ने पीछे टॉपिक देख ही लिया होगा कि ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेज़ों की क्या नीति थी, हम उस पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अभी तक हम लोगों ने सिख राज्य का विलय देख लिया है अंग्रेजी साम्राज्य में। एक एक करके बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपके प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री की क्लास को शुरू से देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि पहली क्लास ओरिएंटेशन थी एंड देन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से हम लोगों ने ये क्लास शुरू की और उसके बाद हमारी यात्रा पहुंची है इस स्तर पे जहां पे हम चर्चा कर सकें कि ब्रिटिश पॉलिसी प्रिंसली स्टेट के प्रति क्या थी। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे चर्चा के क्रम में सब्सिडरी अलायंस के बारे में और वहाँ पर हम लोग उसके बाद आप आगे देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी सब्सिडरी अलायंस का हिंदी में नाम लूँ तो सहायक संधि प्रणाली, और उसके बाद व्यपगत का सिद्धांत भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो उनका सिचुएशन था, उस एग्जिस्टिंग सिचुएशन ने कैसे ब्रिटिश पॉलिसी को चेंज किया और ब्रिटिश पॉलिसी किस प्रकार से भारतीय राज्यों के प्रति शुरू में क्रूर थी, शुरू में उसको वह अपने अंदर मिलाना चाहती थी, बाद में उसको उन्होंने सहयोगी राज्यों के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप लोग आएंगे और इस क्लास का नोट्स ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हम स्वतंत्र हैं वैसे ही हम भविष्य में स्वतंत्र रहेंगे, इसके लिए देश की उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं। आप अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करें। आप कल आईएएस बनने वाले हैं, आईपीएस बनने वाले हैं, प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, तो आप अगर सजग रहेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। आपको ही देश को चलाना है, तो आपका ज्ञान, आपकी कुशलता ही इस देश के प्रगति को निर्धारित करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक कोट, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। निश्चित रूप से इसी जज्बे के साथ हमारे देश ने आज़ादी पाई थी, हमारे बलिदानियों ने अपने रक्त बहाए थे और आज हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम सभी को, खुद मैं अपने आप को भी अब इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और फिर हम उसी इतिहास में थोड़ा पीछे चल रहे हैं जिससे हमें स्वतंत्रता मिली थी, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक। आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आज पहुंचती है आपके पास तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो सारे कोर्सेज हैं हमारे, उस कोर्सेज पे आपको सीधे 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है और मेंटोरशिप पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। किसने का? तो सीधे 7000 रुपये का। तो आप जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो कल भी मिलती है तो भी आप बात करके उसमें दाखिला ले सकते हैं। संभवतः कल के लिए भी ये ऑफ़र खुला हुआ रहे, संभवतः, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये डिसाइड मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर आपको PDF PPTs हर क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी को की अगर बात करें तो यह जो पहली बार कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट कहाँ आया था? तो वह कॉन्सेप्ट था विलियम ली वार्नर की किताब थी। विलियम ली वार्नर की किताब थी द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। और उस विलियम ली वार्नर की किताब में 3 फेज़ बताए गए हैं, 3 स्टेजेस बताए गए हैं ब्रिटिश पॉलिसी की। पहली नीति बताई गई है घेरे की, यानी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो कि 1765 से 1813 तक चला। 1765 से ये 1813 तक चलता है। एंड देन
इसमें क्या होता है वो चर्चा भी हम करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे, कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे, रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है कि मेरे पीपीटी में बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी होती हैं, तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे लेक्चर को आप लगातार देखिए, उससे पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। देन अगली जो नीति अपनाई गई वह थी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, जो कि 1813 से 1858 तक चली। अब 1858 सिग्निफिकेंट इसलिए है कि 1857 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, तो आपको पता है कि 1857 में हुआ था हमारा सिपाही विद्रोह, और सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजी राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पे शासन करना प्रारंभ किया। तो अब यहाँ पर अगर 1813 का सिग्निफिकेंस हमसे पूछे तो एक चार्टर एक्ट आपको याद आएगा, चार्टर एक्ट याद आएगा 1813 वाला। फिर 1833 का चार्टर एक्ट सिग्निफिकेंट चार्टर एक्ट है। तो इस चार्टर एक्ट के जरिए भी व्यापारिक अधिकारों को कम किया गया कंपनी के, जिस वजह से भी उनकी पॉलिसी में बदलाव आए। 1765 का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की, तो उसके बाद का ये साल है। तो यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद से पहले चार्टर एक्ट 1813 तक ये पॉलिसी चली, फिर चार्टर एक्ट 1813 के बाद से 1858 तक ये पॉलिसी चलती है, और फिर चलती है 1858 से 1935 तक। उस पॉलिसी को बोला जाता है अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ यूनियन, ठीक है। अब कुछ इतिहासकार एक चौथी नीति की ही बात करते हैं। वो नीति 1935 से 47 तक चली। बात करते हैं उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो थी अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति आ चुकी है समान संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरलिज्म। क्या? समान संघ की नीति, ठीक है। तो ये 4 स्तरों पे चर्चा है, लेकिन हम लोग मूल रूप से 3 स्तरों को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। पहला घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, देन अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, एंड देन अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ यूनियन 1858, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आप इस वीडियो के बाद में जाके, जब आप वीडियो देखेंगे उसके बाद में आपको लगता है कि पूरे क्लास में कोई डाउट है, तो भी आप इस क्लास में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उस डाउट को टैकल किया जाए, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव प्रिंसली स्टेट, वही बातें अंग्रेजी में कही गई है। दिस क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब्ड इन विलियम ली वार्नर्स बुक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, साल याद रखना है यहाँ पे, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट अलायंस आइसोलेशन, ये भी साल आपको याद रखना है, एंड पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। और मैंने सबके सिग्निफिकेंस बताए कि यह साल ही क्यों, ये साल ही क्यों, ये महत्व मैंने आपको बता दिया है। देन अब जो है घेरे की नीति क्या थी, तो देखो पहली बात कि वारन हेस्टिंग्स से लेके लॉर्ड डलहौजी तक, हेस्टिंग्स से लेके लॉर्ड डलहौजी तक ब्रिटिश मंशा बिल्कुल साफ है कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल भारतीय राज्यों को अपने अधीन किया जाए, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। इस बात को दिमाग में रखना है। नीति बिल्कुल साफ है कि अधिकतम भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया जाए। अब इसमें बदलाव जो हो रहे हैं, वो बदलाव इसलिए हो रहे हैं कि या तो विश्व के स्तर पे कभी नेपोलियन का खतरा इनके सामने आ रहा है, या फिर यहाँ पर मराठे, निज़ाम और मैसूर का गठजोड़ इनके सामने आ जा रहा है। शुरू में ब्रिटिश एम्पायर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वह डायरेक्ट इंटरवेन कर सके, उसको चैलेंज किया जा सकता था। शुरू में कमज़ोर था वो, कई सारे खतरे थे। फिर जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता गया, जैसे जैसे वह स्ट्रांग होता गया, मजबूत होता चला गया, उसकी पॉलिसी में अकॉर्डिंग चेंजेस आते चले गए, ठीक है। तो शुरू में सभी का जो मेन पर्पस था कि भारत के देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन करना है, ठीक है। अब इस नीति की शुरुआत, किस नीति की शुरुआत, तो घेरे की नीति। घेरे की नीति यानी किसी भी राज्य को से घेरा बना लेना, अंग्रेजी साम्राज्य बीच में है और उसको घेर देना बफर स्टेट से, ये पॉलिसी है। बफर स्टेट क्या होता है चर्चा करेंगे। तो इस नीति की शुरुआत वारेन
हेस्टिंग्स ने की थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आपको याद होगा पिछले क्लास में कि जब अवध के साथ संधि हुई थी इलाहाबाद में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो वहाँ पर क्लाइव ने क्या किया था? अवध में एक रेजिडेंट रख देता है क्लाइव, एक रेजिडेंट ऑलरेडी अवध में वो डाल देता है। वहाँ पर अवध के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक आर्मी भी डाल दी जाती है और उस आर्मी के खर्चे अवध को पूरे करने थे। ये तो याद ही होगा आपको। उस आर्मी के खर्चे किसको पूरे करने थे? अवध को पूरे करने थे। तो अब देख लीजिए कि अगर वास्तविकता में इस पॉलिसी को शुरू किसने किया, तो क्लाइव आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर मेंस एनालिसिस किसका सवाल है, वहां पर अगर आलोचना समालोचना करना है, विश्लेषण करना है, तो क्लाइव का जिक्र करिए। अदरवाइज ये याद रखिए कि ऑफिशियली इसकी शुरुआत की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत क्यों की है भाई? तो जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स था, अब वॉरेन हेस्टिंग्स का एरा क्या है, काल क्या है, आपको पता होगा। वेलेस्ली का काल क्या होगा पता होगा, कॉर्नवालिस का एरा पता होगा। नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको पता करने के बाद एक चार्ट बनाइए, चार्ट बना के बाद अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए और फिर उसको बार बार देखिए, क्योंकि रटना सॉल्यूशन नहीं है, चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो 1772 to 1785, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या है, 1772 to 85 तक का ये काल है। ठीक है, तो शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। क्या उद्देश्य था? तो मराठा, हैदराबाद और मैसूर का जो चुनौती था, जो ये स्ट्रांग चैलेंज दे रहे थे ब्रिटिश एम्पायर को, उससे बचाना था। अब इस नीति में कंपनी की सीमा, तो कंपनी के पास क्या हाथ लगा है? तो बंगाल हाथ लगा है। क्या हाथ लगा है? बंगाल हाथ लगा है। तो बंगाल को सिक्योर करना है भाई। क्या सिक्योर करना है? बंगाल को सिक्योर करना है। तो कंपनी की सीमाओं की सुरक्षा हेतु तो सीमावर्ती राज्य को बफर राज्य में बदलना शामिल था। अब इसके सीमावर्ती राज्य कौन है? तो आप लोगों ने नाम सुना है अवध का। अगर इंडियन मैप बनाया जाए ऐसे, तो मान लिया कि अगर इंडियन मैप ऐसे बनाया गया, तो मैं इसको पहले मिटा लेता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मुझे लगता है कि फिर से पीपीटी लेके आनी ही होगी। हाँ, एक बार रुक जाओ। चलिए, इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूं आपसे। तो कंपनी की सीमा मैंने मैं चर्चा कर रहा था कि मान लिया कि अगर ये यहाँ पे बंगाल है, बंगाल उसके हाथ लगा हुआ है, तो इसके आसपास ये वाला इलाका क्या है? ये अवध का इलाका है। ठीक है, अब अवध पे हमला कहाँ से हो सकता है? तो यहाँ हो गए मराठे, और इधर हो गए, आप लोगों को पता होगा कि रुहेलखंड वगैरह के आसपास, जो अभी का बरेली है, उसके आसपास, फर्रुखाबाद बरेली के आसपास अफगान राज्य था। क्या था? अफगान राज्य था। तो इधर से हमला अगर होता है और इधर से भी हमला होता है, तो आमतौर पर जो अवध है, ये अवध जो है वह बीच में क्या करेगा? क्योंकि वह बंगाल का मित्र राज्य है, तो अपने हमले को पहले अपनी सीमा में झेलेगा, अपने हमले को पहले अपनी सीमा में झेलेगा। अफगान का हमला भी वो अपनी सीमा में झेलेगा। यानी ब्रिटिश अपनी बाउंड्री को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी सीमाओं से दूर युद्ध कर सकते हैं, और ब्रिटिश को पर्याप्त तैयारी का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है कहानी अवध वाली।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अवध को क्या कन्वर्ट कर दिया गया, बफर राज्य में बदल दिया गया। अंग्रेजों की बंगाल विजय के बाद बंगाल को उत्तर पश्चिम की ओर से अफगान से खतरा था, वो मैंने अभी बताया। दक्षिण पश्चिम की ओर से मराठाओं से खतरा था, वो भी मैंने बताया। अब इस नीति का पहला प्रयोग अवध में हुआ, ये भी बात यहाँ पर क्लियर है। अब अवध में जो इस नीति का प्रयोग हुआ तो फिर क्या हुआ भाई वहाँ पर, तो आपको बताया क्लाइव वाली बात मैंने, वहाँ पर एक रेजिडेंट को डाल दिया गया था और एक आर्मी की टुकड़ी डाल दी गई थी, ट्रेंड आर्मी की टुकड़ी, और उस आर्मी का खर्चा भी किसको उठाना था, अवध को उठाना था। यानी आपको ये लग रहा होगा कि यह जो पॉलिसी है, यह पॉलिसी जो है एक तरह का सब्सिडरी अलायंस है। क्या है ये, एक तरह की सहायक संधि है, ये एक तरह की ये सहायक संधि है। तो इस संधि को सहायक संधि का प्रारंभिक रूप माना जाता है, इस संधि को सहायक संधि का इनिशियल प्रारंभिक रूप माना जाता है। सहायक संधि का विस्तार इसी से हुआ। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो चुकी हैं, अपने युद्ध को वह किसी और राज्य की सीमा में लड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है, वहाँ पर दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी खर्चे पर अंग्रेजी सेना भी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके माध्यम से विदेशी खर्चे पे, क्योंकि अवध को ही खर्चा देना था ना अपनी सुरक्षा के नाम पे। दूसरा, जो ब्रिटिश रेजिडेंट था आगे चल के उसका काम भी बदलेगा और वह पहले एक्सटर्नल अफेयर को कंट्रोल करने लगा, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि वह इंटरनल अफेयर को भी कंट्रोल करने लगा है, और मैंने उसको हाईलाइट भी किया है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। जो हमारी अगली स्लाइड है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 टू 1813, 1765 टू 1813, ये पॉलिसी क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी एज वेल एज all the policies up to Lord Dalhousie was to bring the native princely state of India under the British Empire. This policy was started by Warren Hastings. Its main objective was to answer the powerful challenge of Maratha, Hyderabad and Mysore. You can say answer or tackle the powerful challenge. This policy involved turning the broader state into buffer state to protect the company's border. After the British conquest of Bengal, Bengal was under threat from the Afghans from the northwest and from the Marathas from the southwest. This policy was first used in Awadh. This policy is considered an early form of subsidiary alliance. यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्सिडरी अलायंस की बात आ रही है तो वेलेस्ली की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? वेलेस्ली की चर्चा होगी। तो अब देख लो आप लोग कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली जो कि 1798 में इंप्लीमेंट की गई थी। हेस्टिंग्स को 85 में गया हेस्टिंग्स, फिर आते हैं वेलेस्ली महोदय, और फिर क्या हो रहा है? सब्सिडरी अलायंस। तो उसके प्रोविजन को देखिए। लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसको परेशान कौन कर रहे थे? तो फ्रेंच परेशान कर रहे थे। कर्नाटक युद्ध के बाद भी फ्रांसीसियों से तो खतरा था, है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्रांसीसी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करने के लिए वेलेस्ली संकल्पकृत था, वो संकल्प लेके आया था। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि फ्रांसीसी ने हैदर अली की भी मदद की है, फ्रांसीसियों ने आपको कर्नाटक में भी मदद की है, चंदा साहेब की, निज़ाम की भी सेना को स्ट्रांग बनाया था शुरू में फ्रांसीसियों ने। तो अब यह है कि वेलेस्ली का जो साम्राज्यवादी योजना है वह सब्सिडरी अलायंस के रूप में सामने आया। अब सब्सिडरी अलायंस शुरू किसने किया है भाई? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सब्सिडरी अलायंस का प्रयोग किया था। और कहाँ किया था? तो आपको पता है कि यह प्रयोग हुआ था हैदराबाद के साथ, जहाँ पर जनरल बुस्सी को अपॉइंट किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद का इंसिडेंट पहले हुआ था, कर्नाटक वार, फिर बाद में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। तो हम पहले सीक्वेंस अगर लगा लें तो पहले डुप्ले का नाम लेंगे, फिर क्लाइव का नाम लेंगे, और फिर इनका नाम लेंगे। यानी शुरुआत तो की थी डुप्ले ने। अब इस नीति में क्या है कि सहायता देने के बदले धन लेना, कि भाई किसी को भी अपनी ट्रेंड आर्मी से सहायता देंगे तो बदले में रिवार्ड चाहिए, पैसा चाहिए। अब अंग्रेज थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। लेकिन सहायक संधि की व्यापकता वेलेस्ली के काल में उस समय देखने को मिली जब उसने इसे अंग्रेजी राज्य के विस्तार का साधन बनाया। छोटे मोटे झगड़ों में साथ देना अलग बात है, लेकिन इस संधि का यूज इस शातिर दिमाग से किया जाए। ब्रेन कितना शार्प है पहले ये सोचिए
कि एक राज्य को इतना अपने ऊपर निर्भर बना दीजिए, वह आप पर इतना आश्रित हो जाए कि ना वह विदेशी संबंधों में स्वतंत्र रहे, ना आर्मी के रूप में इंडिपेंडेंट रहे, ना इंटरनल मैटर में वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी कंप्लीट उसकी सोवर्निटी ही खत्म हो जाए, वो 100% अंग्रेजों पर डिपेंड हो जाए। यानी नौ जीत के भी जीत लेने की प्रक्रिया है ये। अगर देखा जाए तो नौ जीत के जीत लेने की भी प्रक्रिया है ये सहायक संधि। नेक्स्ट जो इसका इंग्लिश वर्जन है, Lord Wellesley wanted to establish the company as the supreme power in India, but the main obstacle in this was the increasing dominance of the France. Therefore, his objective was to destroy the growing influence of France, French. This imperialist plan of Wellesley came in the form of subsidiary alliance. French Governor Dupleix was the first to use the subsidiary treaty system, subsidiary alliance system, to provide assistance to Indian king and take money from them in return. But the prevalence of the subsidiary alliance treaty or subsidiary alliance was seen during the period of Wellesley, when he made it a means of expansion of English state. अंग्रेजी राज्य के विस्तार का साधन। इंग्लिश स्टेट की जगह इंग्लिश एम्पायर लिखें तो और बेहतर होगा, इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो अब डुप्ले ने शुरू किया, फिर आएंगे क्लाइव पर, फिर आएंगे वेलेस्ली पर। कब शुरू हो रहा है? 1798 में। अब यहाँ पर जो बात हाईलाइट की गई है उसको ध्यान से देखिएगा। फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि की क्या विशेषताएं हैं? वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी के स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। कंपनी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। शत्रु राज्य को गोली मारिए। किसी को भी अगर विदेशी को अपॉइंट करना है, चाहे वो उसका पड़ोसी हो, विदेशी मतलब ये समझिए कि कोई अगर हैदराबाद है तो मैसूर उसके लिए विदेशी है, मराठे उसके लिए विदेशी हैं, तो भारतीय राज्य भी यहाँ विदेशी के तौर पे लिए जाएंगे। तो अगर किसी को अपॉइंट करना है, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे कोई इंडियन ही हो, लेकिन उसके राज्य का नहीं हो, तो हर हाल में उसे परमिशन लेनी ही होगी। किससे? इन्फॉर्म करना ही होगा। किसे? तो कंपनी को। और कंपनी जब ग्रांट करेगी, एग्री करेगी तभी। यानी अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेंच प्रॉब्लम है, ये जो फ्रेंच प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिक रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि फ्रेंच को तो कभी परमिट करेंगे नहीं। ठीक है। दूसरा, किसी भी देशी रियासत की कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि, मैत्री नहीं कर सकते या अपनी विदेश नीति कंपनी के सुपुर्द कर देगी। विदेश नीति यही तो होती है ना, फॉरेन पॉलिसी। किससे कोई ट्रीटी साइन करनी है, युद्ध करना है या फिर दोस्ती करनी है, कुछ भी करना है। तो यहां पर यह बात है कि जो कंपनी है, कंपनी ने कहा कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारे सुपुर्द करनी होगी। एक मिनट सर, हमारे सुपुर्द करनी होगी। खाना खाने गया। ठीक है, तो ये है यहां पर समस्या। यहां पर समस्या क्या है कि वो बता रहा है कि वो अपना फॉरेन पॉलिसी गिव अप कर देगी, यानी उसके पास कोई भी ऑटोनॉमी, उसके पास कोई भी अपनी स्वायत्ता नाम की चीज नहीं है। देन क्या होगा? जो सबसे बड़ा नुकसानदेह हुआ कि फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ से चली गई। अब अगला नुकसान क्या है भाई? कि देशी रियासतों की रक्षा के लिए, किसी भी प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने कहा कि मैं आपको वहां पर सेना दूंगा, यानी अंग्रेजी सेना रखा जाएगा, लेकिन बट उसका खर्चा उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। उसका खर्च उस प्रिंसली स्टेट को ही उठाना है। अब अंग्रेजी सेना के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनका आर्म एंड एम्यूनेशन बहुत महंगा है, उनका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। राज्य क्या करेगा कि उसका खर्चा उठाएगा। अदरवाइज अगर राज्य खर्चा नहीं उठा पाता है तो राज्य क्या करेगा? अपने इलाके अंग्रेजी सेना को सौंप देगा या अंग्रेजों को सौंप देगा और बोलेगा कि आप वहाँ से रेवेन्यू लेके अपना खर्चा पूरा कर लीजिए। यानी इससे बेनिफिट क्या है? कंपनी को बेनिफिट क्या है? कंपनी को बेनिफिट ये है कि अंग्रेजी सीमा से दूर, अंग्रेजी सीमा से दूर अंग्रेजी सेना भारत में बहुत जगहों पे तैनात है। जैसे आज के डेट में मिलिट्री बेसेस होते हैं ना, आज के डेट में मिलिट्री बेसेस होते हैं, वैसे ही यहां पर भी एक तरह के मिलिट्री बेस हो गए ब्रिटिश के। और सबसे और मजेदार बात यह है कि उस मिलिट्री बेस
का एक्सपेंस ब्रिटिश को करना ही नहीं है। एक्सपेंस कौन कर रहा है? तो प्रिंसली स्टेट कर रहे हैं। अब भारतीय रियासतों को नुकसान क्या है भाई इससे? उनकी फॉरेन पॉलिसी गई, ऑटोनॉमी गई। दूसरी बात कि अगर वो कभी भी चाहें कि अंग्रेज़ों से उनको मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, तो क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि उनकी राजधानी में ही ऑलरेडी ब्रिटिश आर्मी है, जिसकी लॉयल्टी किसके लिए है? ब्रिटेन के लिए है या फिर अंग्रेजी एम्पायर के लिए है। तो इस स्थिति में वह अपने आप को कभी भी ब्रिटिश के ग्रिप से, अंग्रेज़ों के ग्रिप से, बंधन से छुड़ा नहीं पाएंगे। उनका राज्य का इलाका कौन ले गया? सेना के नाम पे ब्रिटिश ले गया। सेना किसकी मजबूत हुई? ब्रिटिश की। खर्च कौन दे रहा है? प्रिंसली स्टेट। तो भारतीय रियासत खासे नुकसान में है और अंग्रेज़ों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बुद्धि बहुत तेज़ है यहाँ पर, देखिएगा वेलेस्ली की बुद्धि बहुत तेज़ है। अब नगद धनराशि देना पड़ेगा या कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा। अब देसी रियासतें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट के लिए, शासन प्रबंधन के लिए, कौन सा शासन प्रबंधन भाई? इंटरनल अफेयर या एक्सटर्नल अफेयर? तो यहाँ पर क्लियर कट है, एक्सटर्नल अफेयर है। अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। क्या रखेगी? ब्रिटिश एजेंट समझिए, रेजिडेंट कहिए उसको, वो दरबार में रखेगी। अब यहाँ पर मैंने कहा था कौन सा मैटर है भाई, एक्सटर्नल या इंटरनल अफेयर? तो वो ब्रिटिश रेजिडेंट का काम है एक्सटर्नल अफेयर देखना। क्या? एक्सटर्नल अफेयर को देखना। उनको इंटरनल अफेयर में, आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसको मैंने बोल्ड लेटर में भी यहाँ पर आपको दिया है कि उनको आंतरिक मामलों में बात करने की कोई अनुमति नहीं थी। अब जो होगा इसकी पॉलिसी बदलेगी। इसलिए हम नहा धोकर अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पॉलिसी बदलेगी। कैसे बदलेगी? तो यहाँ पर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। आपको अगर एनालिसिस करने के लिए बोला जाए कि देसी रियासतों और विदेशी अंग्रेजी राज्य को क्या नफ़ा और क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे हुए, क्या हानि हुई, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। फिर क्या हो रहा है अब यहाँ पे कि फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो हमारे अंग्रेजी के विद्यार्थी उनके लिए है। द नेटिव स्टेट्स विच एक्सेप्ट द ट्रीटी विल not give shelter or employment in this state to a person from the enemy state without a approval of the company. The native princely state will not be able to make war treaty or make friendship with any other state without the permission of company. That is, it will handed over its foreign policy to the company. To protect the native princely state, the company will keep the English army there. The expenses of which will have to be borne by the princely state itself. Cash money or some area of the state would have to be handed over to the company for army expenses. The native princely state would keep a British resident in their court for administration. But which type of administration? Which type of administration? Internal or external? So your answer is external, not internal. अब there will be no interference in internal governance of Indian monarch. अब यहाँ पर देखना है कि जो सहायक संधि हुई थी, जो सब्सिडरी अलायंस था, उसका यूज कहाँ कहाँ हुआ। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन सीक्वेंस देखिएगा तो 1798 में सबसे पहले निजाम के साथ हुआ। फिर बारी आती है जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में, तो वोडेयार डायनेस्टी के साथ किया गया मैसूर में। अवध में ऑफिशियली 1801 में, ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो उससे पहले ही है। देन पेशवा 1802, यानी मराठों की बारी आ रही है। पेशवा भोसले एंड सिंधिया, पेशवा भोसले एंड सिंधिया। इतना काफ़ी है आपको याद रखने के लिए। अगर और भी सूची आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देन अगली पॉलिसी आती है पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 टू 1858, अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बात है भाई? तो कंपनी
का भारतीय व्यापार से एक अधिकार खत्म किया गया था, चाय और चीन। याद है आप लोगों को, ये तो पता ही होगा, चाइना एंड टी, इसको छोड़ के भारत पे इनका व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया था। यानी अब कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक संस्था से एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की ओर कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है? व्यापारिक संस्था से एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की ओर कंपनी कन्वर्ट हो रही है। तो अब क्या है कि भारत में व्यापार बढ़ाना है, कि क्या करना है? भारत में व्यापार बढ़ाना है। और जब भारत में व्यापार बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो देसी रियासतें हैं, भारत में व्यापार नहीं बढ़ाना है, ये समझिए कि यहां से कच्चे मालों की सप्लाई करनी है ब्रिटेन में, कच्चे मालों की सप्लाई करनी है ब्रिटेन में। यानी एक तरह से यह क्या होगा? मुक्त व्यापार होगा। क्या होगा? मुक्त व्यापार होगा। ये एक समय था कि भारत बने हुए वस्त्रों का या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्टर था, लेकिन जब से ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे भारत को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया गया, कच्चे मालों का निर्यातकर्ता बना दिया गया। अब इसके लिए जरूरी ये है कि जितने भी इलाके हैं भारत के, जितने भी इलाके हैं भारत के, वो क्या करें? वो अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, अंग्रेजों के अंदर रह के काम करें, अंग्रेजों की डोमिनेंस को एक्सेप्ट करें, अंग्रेजों के जो व्यापारिक गतिविधि है उसको एक्सेप्ट करें। ये नज़रिया है यहाँ पे। तो इस वजह से सहायक संधि के बाद देशी शासकों से ये उम्मीद की जाने लगी कि वो एक अधीनस्थ सहयोगी के रूप में कार्य करते हुए ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे। उनसे क्या उम्मीद की जा रही है? कि आप सबऑर्डिनेट के रूप में रहिए। कैसे सबऑर्डिनेट के रूप में रहिए? तो सहयोग करिए। किसका सहयोग करिए? अंग्रेजों का सहयोग करिए। किस चीज़ में सहयोग करिए? तो भारत को लूटने में। अब सुन के बुरा लगेगा आपको, लेकिन भारत को लूटने में सहयोग करिए। मजबूरी है, नहीं करेंगे तो उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है भाई, सब्सिडरी अलायंस पूरा हो चुका है, जगह जगह आर्मी तैनात है। कैसे नहीं करेंगे? अब करना तो पड़ेगा। अब ब्रिटिश सुप्रीमेसी तो थे ही, सहायक संधि में देशी शासकों के विदेशी संबंधों को ब्रिटिश ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, मगर उनकी आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया था। सहायक संधि में तो यही हुआ था ना कि एक्सटर्नल अफेयर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया, इंटरनल अफेयर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन चीज़ें बदलेंगी। अब ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वह इंटरनल अफेयर में भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर कर रहा है। अब ये जो रेजिडेंट है, पहले वो विदेशी दूत था। क्या था वो? विदेशी दूत था। लेकिन धीरे धीरे इसने अपना रूप बदला। अब ये क्या बन गया है? तो जैसे आज के डेट में हम गवर्नर को ले सकते हैं कुछ हद तक, गवर्नर कहना सही नहीं होगा, राज्यपाल कहना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक, कि राजनीतिक दूत के बदले अब क्या बन गया है? जो सुप्रीम सत्ता है, सर्वोच्च पावर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके ये कार्यकारी अधिकारी हैं और नियंत्रण अधिकारी हैं। यानी उसको, उस कंपनी के काम को ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे सीईओ काम करता है ना किसी कंपनी के लिए, वो अलग अलग राज्यों में तैनात हैं और कंपनी के पॉलिसी को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कार्यकारी और नियंत्रण अधिकारी के तौर पे कार्य करने लगे। अब चार्टर एक्ट 1833 अब क्या हो रहा है भाई? कंपनी को व्यापारिक निकाय की जगह कंप्लीट राजनीतिक संगठन में बदल दिया गया। यानी कंपनी का जो व्यापारिक था अधिकार वो सारा खत्म कर दिया गया। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि भाई अब मुनाफा कैसे आएगा? अब व्यापार तो रहा नहीं, तो कहा कि जितना हो सके उतने राज्यों को कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में लाया जाए। एज मैक्सिमम एज पॉसिबल प्रिंसली स्टेट्स शुड कम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस निर्देश का जो चरम परिणति है, कल्मिनेशन है, वो डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, है ना? किस तरह से फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल मैटर एज वेल एज ब्रिटिश
ब्रिटेन में जो घटनाएं हुई थी उससे भारतीय चीज़ें कैसे बदल रही हैं उसका सीधा एग्जाम्पल है। आफ्टर द सब्सिडरी ट्रीटी या अलायंस, नेटिव रूलर वेर expected to accept British supremacy while acting as subordinate allies. Under the subsidiary treaty or alliance, the British took control of foreign relations of the native ruler, but their internal administration independence was not interfered with. But now the British resident started interfering in the internal administration. These residents gradually started acting as executive and controlling officers of supreme power instead of diplomatic envy. The Charter Act of 1833 transformed the company from commercial body to a political organization, with the company's board of directors now directing that as many estates as possible be brought under the direct control of the company. The culmination of this instruction was Dalhousie's lapsed or doctrine of lapse theory. अब क्या है व्यापक सिद्धांत, इसको भी देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, यहां पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। कंपनी के लिए व्यापक से क्या अभिप्राय था? मतलब यह है कि अगर कोई नेचुरल प्राकृतिक वारिस नहीं है, कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती थी। अगर कंपनी ने किसी को हराया है या किसी को नियंत्रित कर लिया है और उस राजा का कोई अपना संतान नहीं है, राजा और उसकी पत्नी से उत्पन्न कोई पुत्र नहीं है, तो उसको मिला लेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू राजा के बीच में गोद लेने की परंपरा थी, जिसको दत्तक पुत्र बोला जाता है। यानी डलहौजी ने ऐसे हथकंडे अपनाए जो आमतौर पर नीच माने जाते हैं कि तुमको अगर अपना बच्चा नहीं हो तुम्हारा राज्य मिला लेंगे। अब ये नहीं हुआ, तुम खांसी कर दोगे तो तुम छींक कर दोगे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हें जुकाम हो जाएगा तो तुम्हारा राज्य ले लूंगा। वाहियात सी बातें हैं, ये पूरी की पूरी वाहियात बातें हैं। फिर भी डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए इसे नया हथियार बनाया। उसने गोद लेने की प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ एडॉप्टेशन पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न क्या किया? मिला ही लिया। अगर झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, अगर उनके पुत्र दामोदर राव को डलहौजी मान्यता दे देता झांसी के शासक के तौर पे, तो आपको क्या लगता है कि झांसी की रानी हमारी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिनको हम जानते हैं, क्या ये पिक्चर वही रहता? इन तस्वीरों में बदलाव नहीं आता? निश्चित रूप से बदलाव आता, निश्चित रूप से इसमें बदलाव आता। क्या बदलाव आता तो सोचिए आप। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, 3 कैटेगरी में बांटा। प्रथम श्रेणी में वह राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, तथा अगर किसी राज्य को बनाया है खुद, जैसे आपको पता होगा सतारा, एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। वैसे ही अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी राज्य को अगर बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो ऐसे राज्य के शासकों को गोद लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी कैटेगरी में वैसे राज्य थे कि गोद लेने से पहले वो सरकार से अनुमति ले लीजिए, और ऐसे राज्य अधीनस्थ राज्य की श्रेणी में थे। सहयोगी थे, सब कुछ थे, लेकिन अधीनस्थ थे, तो वहां पर गोद लेने से पहले उनको अनुमति लेना पड़ता था। और तीसरी श्रेणी उन राज्यों के थी जिनको गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो आमतौर पर उसी स्थिति में वो पावरफुल स्टेट्स होते हैं जहां पर गोद लेने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसके बिट्रायल का भी एग्जाम्पल मिलता है। अवध, बिट्रायल का मतलब होता है धोखाधड़ी। अवध का भी एग्जाम्पल यहां पर मिलता है। अवध के सम्राट के पास, वाजिद अली के शाह के पास तो बहुत सारे बच्चे थे, तो फिर उनको मिला लिया गया। अब क्यों मिलाया गया भाई? तो मिस गवर्नेंस के आधार पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अंग्रेज कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी हस्तक्षेप की नीति करेंगे, फिर उसी में लड़ बैठेंगे। तो अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की कोई फिक्स पॉलिसी है नहीं, जैसा वो सिचुएशन देखते हैं वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक, अब इसका सीधा एग्जाम्पल है। अब Dalhousie's doctrine of lapse 1848 for the company, lapse meant that the absence of an ancestral heir, the company could।
तो इसको आप लोग इसको देख लेना, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको स्पेशली बताया जाए। अगली स्लाइड में अगर हम चलें तो व्यक्तिगत सिद्धांत का जो क्रियान्वयन हुआ, किन किन को मिलाया गया, तो सबसे पहले सतारा को 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1852 तथा नागपुर 1854, है ना। तो ये इन राज्यों को मिलाया गया है कहाँ, ब्रिटिश एम्पायर में। कौन सी थ्योरी की तरह, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। किसने मिलाया, तो डलहौजी ने मिलाया। किसने मिलाया, डलहौजी ने मिलाया। ठीक है, अब है 1858 टू 1935। क्या चुका है, तो विद्रोह हो चुका है। कौन सा विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह हो चुका है। अब उस सिपाही विद्रोह में दो तरह के तत्व हैं, एक वैसे जमींदार और राजा जैसे कि आरा के कुंवर सिंह या झांसी, जिनकी राज्य और जमीन को छीन लिया गया, जिनके राज्य और जमीन को छीन लिया गया। तो आरा और झांसी जैसे लोग क्या कर रहे हैं भाई, अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और वहीं अगर सिंधिया की बात की जाए तो वो अंग्रेजी राज्य को समर्थन दे रहा है। बनारस के राजा की बात की जाए तो वो अंग्रेजी राज्य को समर्थन दे रहा है। नागपुर की ही बात कर सकते हैं। तो अब यहां पर बात यह है कि अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अगर हम जैसे अवध को मिला लिए तो बहुत सारे लोग नाराज हुए। तो हम रिवॉल्ट में जब पढ़ेंगे तो फिर क्या क्या कारण थे वो वहां पढ़ेंगे। अवध में बहुत सारे लोग नाराज हुए, तो ये सब क्या हो रहा है कि मिलके विद्रोह कर रहे हैं। तो अब इस विद्रोह को तो रोकना है भाई। अब यह भी सोचना है कि उस विद्रोह में अंग्रेजों की मदद कौन कर रहा है भाई, तो जो अंग्रेजों का मित्र है। तो अंग्रेजों ने अब नई नीति लाई। क्या नीति लाई, एक बात और याद रखिएगा, 1876 में लॉर्ड लिटन ने महारानी के साम्राज्य की घोषणा की थी 1876 में। ठीक है, अब यहां पर चलो दिमाग में आ गया तो बता दिया मैंने। अवध, अगर आरा झांसी अवध विद्रोह में मदद किसने की है, तो मित्रों ने मदद की है। तो अब जो है सो अंग्रेजों को ये लग रहा है कि ये जो विलय वाली पॉलिसी है ना, लैप्स करने वाली पॉलिसी, किसी भी राज्य को मिला लेने वाली पॉलिसी, व्यक्तिगत वाली पॉलिसी, ये पॉलिसी अब छोड़नी होगी। राजाओं को अपने अधीन तो रखना होगा लेकिन मित्र बना के रखना होगा। क्या, मित्र बना के रखना होगा। बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि यह वैसी नीति थी जब बकरे को खिला पिला के तैयार किया जाता है जब तक कि वो हलाल करने के लायक ना हो जाए, वो जिबह करने के लायक ना हो जाए, है ना। तो ये जो बकरे थे उसको खिला पिला के अंग्रेज मोटा कर रहे थे। खैर, सन 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि यह विद्रोह विलय एवं रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था, निश्चित रूप से। अतः अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिसमें स्थानीय शासकों की वफादारी एवं सहयोग प्राप्त कर सके। पर्पस क्या है, वफादारी प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना। अतः एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए बल्कि उन्हें प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति में अलग कर दिए। अब उनको बोलना है कि चलो करीब लेके आओ। क्या लेके आओ, करीब लेके आओ, और भारतीय प्रशासन में उनको स्थान दो। उनको लगे कि अरे भाई हम तो बहुत बड़का आदमी है, राजा हैं, फलाना है, ढेमका है, ये है वो है, उनको उनका ईगो सेटिस्फाई हो बेसिकली। लेकिन असली डोर किसके पास है, तो ब्रिटिश के पास में ही है। अब एक और कारण है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1800 हम 80 मान लेते हैं, भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्माताओं की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई, जिसके कारण रेलवे और संचार के अन्य आधुनिक साधनों का विस्तार आवश्यक हो गया। जब भारत का मार्केट खुल गया तो ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चरर थे ब्रिटेन के, वो इंडिया में बहुत तेजी से आए। अब क्या करना है कि अंग्रेजी बने हुए सामानों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना है और भारत के कोने कोने से रॉ मटेरियल लेके इंग्लैंड पहुंचाना है। तो क्या चाहिए भाई, कम्युनिकेशन चाहिए। और उस समय कम्युनिकेशन बेहतर क्या, तो रेलवे। अब रेलवे या संचार का जो विकास होगा तो उसके लिए हर एक राज्य से मंजूरी तो आवश्यक है। अब हमेशा लड़ते हुए रहेंगे तो बार बार विद्रोह होंगे। रेलवे में विदेशी पूंजी लगी हुई थी, ये भी आगे पढ़ेंगे जब ब्रिटिश पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी पढ़ेंगे।
रेलवे में विदेशी पूंजी लगी हुई है। अब विदेशी पूंजी का सुरक्षा जरूरी है। अगर राज्य विद्रोही हो जाए 2 मिनट के लिए, मान लेते हैं कि 1-2 महीने झगड़ा चला और उस राज्य को बाद में आप जीत लेते हैं, लेकिन इस बीच में अगर रेलवे का नुकसान हो गया उस राज्य से, रेलवे का लाइन उसमें बिछाना है, रेलवे की तोड़फोड़ हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उस राज्यों से सहमति तो चाहिए। तो क्या हुआ कि रेलवे का विकास करना जरूरी था, तो रियासतों की दरबारी मंजूरी भी जरूरी थी। इसीलिए ताज के अधीन ब्रिटिश सरकार ने अधीनस्थ संघ की नीति का पालन किया, सब ऑर्डिनेट अलायंस, किसकी? सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ संघ की नीति का पालन किया गया। ठीक है, और इस नीति में विलय को छोड़ दिया। क्या है भाई, नियंत्रित तो करना ही है राजा को, तो दंड या पद से निष्कासन, कि अगर आप अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे तो या तो आपको कोई पनिशमेंट मिलेगा, फाइनेंशियल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट आमतौर पे नहीं होता था क्योंकि वो भी तो राजा ही थे, लेकिन अगर और ज़्यादा आप विद्रोह करते हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपकी डायनेस्टी वही रहेगी, आपके परिवार में से ही किसी को बैठा दिया जाएगा पद पे, आपके परिवार में से ही किसी को पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा। ये पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। मेयो जब वायसराय बनते हैं तो नए कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, लॉर्ड मेयो, जिससे प्रशासन के मामले में यानी जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रेजिडेंट की सलाह पर निर्भर होना आवश्यक हो गया। भाई पूंजी ना लगी है रेलवे में, बहुत सारा पैसा लगा है। उस राज्यों से क्या हो रहा है कि बहुत सारे निवेश हुए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल इंग्लैंड जा रहा है, उस राज्यों में व्यापार होना जरूरी है, विदेशी सामान बिकना जरूरी है। तो राज्य की जो नीति होगी, अगर राजा अपने मन से डिसाइड करेगा तो अपने हिसाब से बना लेगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ पर रेजिडेंट बिठा दिया है ऑलरेडी। अब कहा राजा को कि आपको जो भी पॉलिसी बनानी है रेजिडेंट ही डिसाइड करेगा कि क्या पॉलिसी होगी। क्या इंश्योर करना है, रेलवे की प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लेना है, रॉ मटेरियल के सप्लाई को सिक्योर कर लेना है, और फॉरेन गुड्स के ट्रेड को, उसके व्यापार को भी वहाँ पर सिक्योर करना है। यानी कंप्लीटली ब्रिटिश फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए सारी पॉलिसी बनाई जाने लगी। अब एक एग्जाम्पल है, ब्रिटिश प्रशासन की जो अवहेलना करने वाले थे 12 शासक या प्रिंसली स्टेट जो थे, उनको रानी के खिलाफ अपराधों के लिए सिंहासन से हटा दिया गया था। 12 शासकों को रानी के खिलाफ, यानी कि पनिशमेंट का एक एग्जाम्पल है कि पद से हटा दिया गया। ठीक, ये कहानी है आपकी। The rebellion of 1857 made the British realize that this rebellion was the result of policy of merger and the separation towards the princely state. Therefore, the British considered it necessary to follow in a policy in which loyalty and cooperation of the local ruler could be obtained. Therefore, a policy was made in which the Indian princely states should not be kept separate, but they should be given the best place in the Indian administration. In the second half of the 19th century, there was a large-scale intrusion of British manufactured in Indian market that necessitated the extension of railway and other modern means of communication, that is capital, investment. ये क्या है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट है, और इसके लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, तो राजाओं को सिक्योरिटी देनी होगी, राजाओं से परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, राजा से परमिशन लिया गया, फिर मेयो आगे बढ़ के साइन करवाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इंश्योर क्या किया गया कि जो रेजिडेंट हैं वो इंटरनल मैटर को भी हैंडल करेंगे। और एक एग्जाम्पल है कि अगर वो बात नहीं मानते थे तो 12 प्रिंसेस या प्रिंसली एस्टेट का रूलिंग प्रिंसेस को राज्य से हटा दिया गया था। क्यों, तो उनको रानी के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया था। एक मुद्दा और रह जाता है यहाँ पर कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की आप आलोचना कैसे करेंगे। ब्रिटिश के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन आपको ये पता है कि ऑफिशियली 1858 में जो क्राउन है, जो ब्रिटिश राज को मुकुट है, वो भारत के शासन को टेक ओवर करता है। लेकिन उससे पहले भारत का जो एक्चुअल या नॉमिनल हेड ही आप बोल लीजिए, कौन है, मुगल एम्पायर है ना भाई। भारत का सम्राट कौन, तो मुगल बादशाह। तो किसी को उत्तराधिकार के पद की मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तय कौन करेगा, ये तय भी तो करेंगे मुगल सम्राट। तय कौन करेगा,
तो मुगल सम्राट करेंगे। चलिए अब इस कहानी के लास्ट में चलते हैं। तो अंग्रेजों की वो नीति तो ऑलरेडी मुश्किल थी, गलत थी। एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग सॉल्व करना, और जहाँ ये पीपीटी मिलेगी उसके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को लिखना, और इस लेक्चर से ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? द डिस्कस द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग द colonial period. How did this policy evolve from the early year of British rule to the period of leading to the up to India's independence? Analyze the impact of this policy on the political landscape of India. उपनिवेशी काल में भारत में ब्रिटिश नीतियों का राजसिक राज्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर भारत की स्वतंत्रता और बढ़ते समय तक इस नीति में किस प्रकार का विकास हुआ? इस नीति के भारत की राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव का विश्लेषण करें। तो लास्ट वन जो छूट गया, क्या छूट गया था लास्ट वाला? अधीनस्थ संघ वाला तो हो गया है, समान संघ की नीति। तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर सभी राज्यों को एक यूनिट माना गया था और भारत में एक फेडरेशन बनाने की कल्पना की गई थी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल आया था। क्या आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल रूल आया था। तो कुल मिला के यहाँ पर बात ये हो रही है कि अब जो है सो भारतीय राज्यों को थोड़ा ऑटोनॉमी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, लेकिन उनको एक समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है, उनको बराबर का समझा जा रहा है 1935 टू 1947। तो इस लेक्चर के आधार पे, इस पीपीटी के आधार पे, इस क्लास के आधार पे आप इस आंसर को लिखने का प्रयास करिए। आज की क्लास आपको शायद ड्यूरेशन के हिसाब से छोटी लगे, लेकिन इसमें बातें ज़्यादा हुई हैं काम की, है ना, क्योंकि को छोड़ देते हैं अभी, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें, खूब मन लगा के पढ़ें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। फिर से एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।